होता वही है घर जहाँ डर हो ना फिकर, मिट्टी की जहाँ आए खुशबू, जहाँ ख्वाब हो फलक पर और सांसों में सबर, जहाँ खुद से हो तू रूबरू। जो देखे कभी सोचे तो जान ले, है कितना खुश किस्मत तू। Let's celebrate the joy of life. Oh, we're born from the land. Oh, you and I and all of life. Oh, we're born from the land. Yeah. Let's celebrate the joy of life. Oh, we're born from the land. प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से, आयोजकों की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार, सलाम वालेकुम। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कला, साहित्य और संस्कृति के साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभा खेतान फाउंडेशन की गतिविधियाँ भारत और दुनिया भर के 40 से भी अधिक शहरों तक पहुँच चुकी हैं और लगातार जारी हैं। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा, अपने लोग की सोच को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में हम नामचीन और कई बार नए लेखकों को भी उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ते हैं। फाउंडेशन कलम के अलावा किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात विशेष, सुर और साज और आखर जैसे आयोजन भी होते रहते हैं। हमें खुशी है कि आज के कलम लखनऊ के इस सत्र में हमारे अतिथि हैं लेखक, कला प्रेमी और पूर्व प्रशासक त्रिपुरारी शरण जी। नमस्कार। श्री त्रिपुरारी शरण जी का जन्म सन 1961 में हुआ। आपने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। छात्र जीवन के दौरान ही आपका लेखन और फिल्मों की ओर रुझान दिखाई देने लगा। आपने उस समय के चर्चित पत्रिका दिनमान के लिए फिल्म समीक्षाएं लिखी, तो कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं भी प्रकाशित होती रहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद आपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान आप बिहार राज्य और केंद्र सरकार में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे। आप भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे के निदेशक और दूरदर्शन के महानिदेशक भी रह चुके हैं। पुणे में आपने कार्यकाल के दौरान आपने छात्रों के साथ 2 अलग अलग फीचर फिल्मों की पटकथा लिखने से लेकर उनके निर्माण तक में आप अपनी भूमिका अदा की है। आप बिहार राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में राज्य के सूचना आयुक्त हैं। आपका उपन्यास माधोपुर का घर काफ़ी चर्चित है। आज के सत्र में श्री शरण जी से संवाद करेंगी एहसास वुमेन की हमारी अपनी साथी दीपा मिश्रा जी। तो अब मंच दीपा मिश्रा जी के हवाले। आप आराम से बैठिए और इस सत्र का आनंद लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू डिम्पल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। आज इस सत्र में हम त्रिपुरारी जी से उनके उपन्यास के बारे में तो बात करेंगे ही, जैसा कि आप सभी ने अभी सुना कि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस और डाइवर्स फील्ड्स में काम किया है, तो उनके अनुभवों के बारे में भी जानेंगे। उनका साहित्य, सिनेमा और संगीत से एक बहुत गहरा जुड़ाव है, तो हम उनसे उनके बारे में भी जानेंगे। एंड वी कैन नॉट लेट हिम गो विदाउट आस्किंग फॉर हिज रिकमेंडेशंस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कलम लखनऊ के सत्र में, और इस बातचीत में आप सभी की भागीदारी ज़रूरी है। तो इस सत्र के बाद आप सभी अपने विचार व्यक्त करें और अपने प्रश्न पूछें। अभी हमने आपके परिचय में सुना कि आपने छात्र जीवन से अपना लेखन शुरू किया। आपने फिल्मी समीक्षाएं लिखी, कविताएं लिखी और 2 फिल्मों की पटकथा भी लिखी, उसका निर्देशन भी किया। और एक जी ये मैं जल्दी इस बात को लोगों के सामने रखता नहीं हूँ, लेकिन इस बात को ज़रूर मैं बहुत फ़ख्र के साथ रख सकता हूँ कि आज के जो आपके अग्रगणी अभिनेता लोग हैं, उनमें से जो
3-4 सबसे ऊपर के पादान पर हैं, जी। वो सब मेरे चेले हैं। जी, और वो मैं आपसे इस इंटरव्यू के दौरान पूछने वाली थी। तो और फिर और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरी फिल्मों को देख लीजिए, सब उसमें वहाँ दिखाई देंगे आपको। जी जी। फिर एक लंबे अंतराल के बाद आपने ये उपन्यास लिखा। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस, और आपने इसी कहानी को क्यों चुना? बहुत अच्छा प्रश्न है दीपा जी आपका। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि इसी कहानी को क्यों चुना, तो ये तो एक कहानी है नहीं, है ना। उपन्यास जो है वो कई कहानियों को एक साथ समेट करके बनाने वाली, समेट करके मुकम्मल होने वाली विधा है। पहली बात तो वो है। दूसरी चीज़ ये कि आदमी कोशिश करता है, हमने तो यही सुना, यही समझा कि अगर आप लिखने की ओर बढ़ते हैं, किसी भी अभिव्यक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं उसका उस पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको। तो जैसा कि मेरे परिचय में बताया भी गया, हमने सोशियोलॉजी पढ़ा, हम कुत्तों के साथ रहे, हम परिवार में रहे, समाज में रहे, समाज का हमने जहाँ भी मौका मिला उसको अपने ऑब्जर्वेशन से और साहित्य में पढ़कर उसको समझने की कोशिश की। तो ये तो मुख्य भूमिका है जो मैंने शुरू में कही बात, उसके जो आपने पूछा प्रश्न उसके लिए। लेकिन आप पूछ रही हैं कि ये कहानी कैसे? ये कहानी इसलिए क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो कभी कभी तो सबसे पहला जो आपके मन में एम्बिशन आता है वो ये है कि आप कुछ ऐसा लिखें, कुछ जीवन के उन अनछुए पहलुओं पर लिखें जिन पर किसी दूसरे की कलम ना चली हो, है ना। तो संबंधों के बारे में, मानवीय संबंधों के बारे में तो बहुत लिखा गया है, लिखा ही जाता है। हर कहानी मूलतः मानवीय संबंधों के बारे में होती है। लेकिन आपने इस चीज़ को देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो मानव और जीव संबंध है, ये एक हमारे समाज का, हमारे सामाजिक जीवन का बहुत ही अनछुआ पहलू है। मतलब अभिव्यक्ति के स्तर पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनछुआ पहलू, अरे जीव से तो संबंध होता ही है आपका, लेकिन उसके संबंध में लिखा जाना, व्याख्या, उसको नए आयामों के अंतर्गत समझने की कोशिश किया जाना, ये अभी कम से कम भारतीय साहित्य में नहीं हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम नहीं हुआ है। वैसे तो आप शुरुआत करेंगे तो प्रेमचंद की दो बैलों की कथा जो है वो भी एक तरीके से है, मानव और जीव के संबंध की, उतनी बहुत विस्तार से नहीं है लेकिन वो भी है। लेकिन बहुत विस्तार से हमारे जीवन के इस पहलू पर लिखा नहीं गया है। ये दिस वाज वन ऑफ द ट्रिगर्स। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कुछ भी लिखते हैं और उसकी इंटेग्रिटी को आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि या तो it should be something which you have experienced yourself, or it should be something which you can explicate yourself, either experienced or be able to explicate it. तो मुझे लगा कि ये ऐसी कहानी है जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, हमारा जो मध्य वर्ग है, शहरी मध्य वर्ग भी, गांव का भी मध्य वर्ग, वो इसको समझ सकता है, इससे अपनी वाकफियत दिखा सकता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जानवरों को केंद्र में रखे कई पुस्तकें लिखी गई हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही दिलचस्प और अनोखा पहलू है उस उपन्यास का कि इसका सूत्रधार एक स्वान है, यानी कि एक कुत्ता, टू बी मोर स्पेसिफिक अ फीमेल डॉग।
जिसका नाम लौरा है। और जैसा कि अभी त्रिपुरारी जी ने बताया कि जानवरों को केंद्र में रखकर कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, इस कथाक्रम को बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो भी लौरा की ही है। तो जैसा कि आपने बताया अभी कि उपन्यास को एक स्वान के दृष्टिकोण से बताने का आपका ये एक कारण था, तो हम चाहेंगे कि आप अगर कुछ थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहें हमें। वो तो हम पढ़ के सुना देंगे, लेकिन श्वान के दृष्टिकोण की जो आप बात कह रही हैं ना, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नरेटर होता है, तो जब आप नरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो नरेटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच यू यूज़ फॉर राइटिंग दैट स्टोरी, तो वो भी परकाया प्रवेश की ही बात होती है ना। तो अब हम परकाया प्रवेश किसका करते, जिसको हम जानते हैं, तो हम इस जीव को भली भांति जानते हैं, इनके साथ रहे हैं और पढ़ा है हमने इसके बारे में, तो इसलिए ये एक अलग बात हो जाती है कि जो किताब आप लिखते हैं, तो मेरा ये मानना है, और दिस इज़ ऑल्सो एन एस्टैब्लिश्ड लिटरेरी प्रिंसिपल, कि जब आप कुछ लिखते हैं, खास करके उपन्यास, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए, दस्तावेज और दास्तान। तो ये सिर्फ दास्तान नहीं है, एक दस्तावेज भी है जीवन की गतिविधियों का, समाज का, अपने ज़माने का। तो दस्तावेज के साथ जब तक दास्तान घुला मिला ना हो, तब तक उसकी जो उसका जो सांस्कृतिक मूल्य है, उसका जो साहित्यिक मूल्य है, वो अपने पोटेंशियल पर पहुंच नहीं पाता। तो ये हमने कोशिश की है इसको। आपने दस्तावेज की बात करी है, तो इसमें ये उपन्यास हम एक लंबे कालखंड की बात कर रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, 100 साल की कहानी है, 3 पीढ़ियों की कहानी है इसमें। तो इसमें आपने उस समय जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी उनका भी उल्लेख किया है, कुछ मान्यताएं हैं, लोकोक्तियां हैं, मिथक है। उदाहरण के तौर पर आप इसमें लिखते हैं, जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान आए थे, वो रमनपुर दरबार भी आए थे, तो उनके स्वागत में स्टेशन से लेकर रमनपुर कोठी तक 3 किलोमीटर लंबा लाल कालीन बिछाया गया, और भी बहुत विवरण है इसमें। तो इसके अलावा एक जगह पर आप लिखते हैं, ये है दादी की डायरी में इसका उल्लेख है, मेरे परदादा के परदादा इतने धर्मनिष्ठ थे कि लोग बताते हैं कि उनकी धोती आकाश में सूखती थी। उनके नहाने के बाद नौकर धोती को धोकर आकाश में उछाल देता था और आंखें बंद कर किए रहता था, तब धोती आकाश में चली जाती थी। शाम को ऊपर की ओर हाथों को फैलाकर गुहार लगाता था, महाराज की धोती चाहिए, और ऊपर से धोती हाथ पर गिर जाती थी। तो ये सब जो एक और जगह पर है कि धुनिया, जो रुई धुनने वाला होता है, वो किसी कारणवश देर से आता है, तो चाचा उसको बहुत पीटते हैं। तो मौसी कहती है, अरे उसको घाट उतार देंगे, जात का धुनिया है, अगर मर गया तो प्रायश्चित में मुसलमान पूछना पड़ेगा, जानते नहीं क्या। तो ये सब जो आपने इसमें लिखा है, तो ये लेखक की कल्पना है कि ये क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, आपने कैसे रिसर्च किया इन सब चीज़ों? The source of all this was my mother. और जो मैंने उसमें नाम दिया है दादी was my mother, तो वो दादी की डायरी से लिटरली तो नहीं, लेकिन मेरी माँ के से सुन के, उनके लिखे हुए से ये सब ये किया गया है। लेकिन इसमें देयर इज अ सोशियोलॉजिकल एंगल टू दिस, यू नो। किंवदंतियाँ नहीं होती हैं, देयर इज अ वेरी डेफिनेट ग्राउंड फ्रॉम विच दे अराइज, यू नो। तो ये महाराज की धोती के सूखने का ये है कि यू क्रिएट अ हेलो अराउंड द महाराज, यू नो। वो उसको कौन देखने गया था, इतिहास को कोई वेरीफाई करने थोड़ी जाता है। You know, these stories, they create a halo around a human being or a personality. So these were just instrumentalities for creating that halo, you know,
there is nothing more significant to it Right. than this. और जॉर्ज पंचम वाकई जॉर्ज आए थे, पंचम तो आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे। रमनपुर दरबार। हाँ, रमनपुर दरबार, मैंने नाम सब बदल दिया गया है क्योंकि जी, जी, सब जी। कुछ काल्पनिक होना चाहिए। काल्पनिकता के बारे में भी मैं एक अच्छी बात अभी बताऊंगा आपको। जी। तो सब कुछ काल्पनिक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, तो जॉर्ज पंचम तो आए थे और बाकायदा रमनपुर आपने दरबार। इसका बहुत अच्छे से विवरण दिया है, पर हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं उसके बारे में। नहीं, उसके बारे में तो जो मुझे बताना है वो तो लिखा हुआ है उसमें, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जॉर्ज पंचम जब आए थे तो हमारे यहाँ बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, चंपारण इलाके में। आप तो जानते होंगे सर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जॉर्ज पंचम का हंटिंग लॉज बना था और 120 बाघ मारे गए थे। 120 tigers were killed during the hunting expedition of George V, sir. This is something as a और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट टाइगर आ गया। तो 120 बाघ मारेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर तो लाना पड़ेगा ही आपको। तो ये तो मैंने जॉर्ज पंचम वाला तो मेरे इसका मेरे मतलब नॉलेज की जो बात है वो तो मैंने उस पर लिख दिया और मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार के बारे में तो सब कोई जानता है, तो इट्स अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी। तो उसके बारे में जितना मैंने इसमें लिखा है उससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। आप क्या पूछ रही थी? जॉर्ज पंचम, मैंने वो मान्यता जो थी कि मुसलमान हाँ। पूजना पड़ेगा, इस तरह हाँ की कोई मान्यता हाँ, थी? उसी पे मैं कह रहा था। ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो आपने पूछा ना पूजना पड़ेगा, ये तीसरी बात तीसरे सत्र में मैंने यही बात मेरे से पूछी गई है, पता नहीं कैसे। और यूपी वाले लोग ज़्यादा पूछते हैं मुझसे। वो सौरभ द्विवेदी है ललन टॉप वाला, तो वो भी यूपी का ही है। उसने भी इस बात को गौर किया और उसने भी पूछा मुझसे। तो यूपी वाले जरा ज़्यादा पूछते हैं इसके बारे में मुझसे। यूपी वाले सर बिहार वालों की बहुत चिंता रखते हैं। नहीं, हम तो यूपी वालों की बहुत इज्जत करते हैं। अब मेरी माँ थी यूपी की, तो नहीं इज्जत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपकी मुलाकात कई किरदारों से होगी जिनकी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, एंड प्रॉबली दैट इज़ व्हाट मेक्स देम ह्यूमन एंड रिलेटेबल। ऐसे ही दो किरदार हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक है बाबा, जीव प्रेमी हैं, वनस्पति प्रेमी हैं, उन्नत किस्म की खेती करते हैं। जिस समय में वो रहते हैं उस समय से बहुत आगे की सोचते हैं। आगे मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ बताएं उनके बारे में। Who is he? Well, I mean, Baba is modeled on my father roughly. Okay. He's modeled on my father, and I wanted to write about my father, but not in a direct way. Right. कोई सीधी बात नहीं करना चाहता, तो उनको समझने की कोशिश, मतलब ये पूरा का पूरा उपन्यास मैंने आप इसके जो इसमें शुरू में देखा होगा, माँ पिताजी और पत्नी और बेटे के नाम। तो this is also a way of trying to understand somebody who is not there in this world, who you think you could not understand fully during his lifetime. Absolutely. This is also, writing is also a way of expiation, so that is also one of the goals one has tried to achieve in this. तो मेरे पिताजी अपने ज़माने के आदमी नहीं थे। वो मुझे पढ़कर लगा कि वो काफ़ी उस समय के हिसाब से वो बहुत प्रगतिशील थे। उन्होंने दादी को उस समय भी होमगार्ड की ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया और मतलब दादी के ऊपर अत्याचार भी किया। लेकिन अब वही है, सुख दुख के बिना प्याज लहसुन खाने वाले परिवार से आई थी और उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट था कुत्तों को पालने का, उसकी वजह से उन्होंने घर में मीट बनने दिया, मतलब भले ही आंगन में बनने दिया लेकिन बनने दिया उसको। तो ये दादी की एक बहुत खूबी थी। और इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहूँगा। बम्बई में मेरी किताब की रीडिंग थी, वो बांद्रा में है टाइटल वेव्स करके बहुत बड़ी दुकान है किताबों की, बड़ी प्रसिद्ध दुकान है टाइटल वेव्स। वहाँ पर वो लोग करते रहते हैं बुक रीडिंग वगैरह। तो उसमें कई सारे लोग आए जिन्होंने पढ़ा, बुक रीडिंग का ही सेशन था।
क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा बुक रीडिंग का कई लोगों ने उसमें पढ़ा। सौरभ शुक्ला ने बड़ी अच्छी बात की जो मुझे मेरे दिल को बड़ी बड़ी, बड़ी प्यारी लगी, और वो बात मैं समझता हूँ कि मैं दोहरा सकता हूँ कि इस उपन्यास की सबसे जो श्लाघनीय बात है वो ये है कि इसको कहीं से भी आप खोल के पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने You can read it from anywhere and there is a story in it. Yes, There is a that's story which is self-contained. It will start at a certain point and it can end. If you want to turn over the pages, you can turn over. Otherwise, you can just finish with it. And that I will show you. After a little while, I'll read out a few portions and I'll show it to you. बिल्कुल दूसरी चीज़ वो ये है कि पिछले 15-20 सालों में जो कुछ भी मैंने पढ़ना तो पढ़ने की शुरुआत तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो टॉमस हार्डी की वो टेस्ट ऑफ द ड्यूबरविल और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ज़माने में भी पढ़ी और प्रेमचंद भी पढ़ा, सब कुछ था। लेकिन आज इन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लिटरेचर बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, और उन्हीं प्रयोगों में से कुछ जो प्रयोगधर्मी लोग हैं उनको अभी नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिल रहा है। तो खैर वो तो दूसरे स्तर की बात हो गई, खास करके जो यूरोपियन लिटरेचर है। मैं उसका कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं एडमायरर नहीं हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ जो एडमायर करने की है वो ये है कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स with form in form of the novel, क्योंकि नॉवेल का फॉर्म बहुत दिन तक बहुत रिजिड रहा, बहुत ही रिजिड रहा। मेरे ख्याल से द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द नॉवेल एट द ग्लोबल लेवल came about in Europe, and it acquired a certain momentum only towards the end of the last century. So taking off from there, the only thing that I have done in the way of the novel, in the way of the form, is कि हमने उस एक थोड़ा जिसको सिनेमा में जंप कट्स कहते हैं, वो जंप कट्स का मैंने इस्तेमाल किया है। वो जंप कट्स के इस्तेमाल से, आई मीन नॉट दैट यू कैन जस्ट use jump cuts without applying your mind to it, but उन jump cuts के इस्तेमाल से the story remains tight, and I hope that's the way people feel it. It seems like you are actually not आप उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, बट वो एक मूवी की तरह आपको लगता है, फ्लैशबैक भी है, आगे भी जाता है, पीछे भी, तो इट्स लाइक दैट ओनली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो उसी तरह से है। एंड योर फादर वाज अ ग्रेट डॉग लवर आल्सो। उन्होंने वो किताब, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज ट्रिकल डाउन टू यू आल्सो। यू सीम टू बी अ ग्रेट डॉग लवर आल्सो। We have 4 dogs. 4 dogs, yes. Yes, absolutely. एक और इसमें किरदार है ज़हूर मियाँ का, बहुत ही मज़ेदार है। आज इसलिए मैं बोल रही हूँ ज़हूर मियाँ के बारे में कि आपसे पूछ रही हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में ज़हूर मियाँ की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत हमें डॉक्टर साहब जैसे इंसान की भी है, जिन्होंने ज़हूर मियाँ को बुलाया और उनको अपने घर परिवार में इतना उनको मिलजुल कर वो रहे वहाँ पर। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ज़हूर मियाँ के बारे में बताएं, कहाँ मिले आपको, और फिर कुछ पढ़कर सुनाएं। ज़हूर मियाँ वॉज अ रियल लाइफ कैरेक्टर। वो मतलब उनको वास्तविक ज़िंदगी से उठाया गया है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि इसको आप अपने अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये माधोपुर का घर पूरी की पूरी एक प्रेम कहानी है। Unfortunately, not the kind of love story that we imagine in our normal lives. And I will read out something from this, and then you tell me whether it is a love story or not. Okay? Can I stand there and read, because this way it becomes difficult.
कौतूहल, अपेक्षा और आशाओं का रेलम पेल कभी कभी किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर सकता है। मैं अधीर हो उठी थी इस व्यक्ति टीपू से मिलने के लिए। ये लोरा का आख्यान है। वैसे देखा तो मैंने इन्हें बचपन में भी था, लेकिन उसकी स्मृतियां अब क्षीण हो चली थीं। मेरे मन में कौतूहल था इस बात का कि बाबा के इस बेटे के लिए मेरा होना आखिर क्या मायने रखता है। और बेटों के लिए तो मैं कोई मायने नहीं रखती हूँ, इतना मैं जानती हूँ। मेरी अपेक्षा थी कि जब भी वे आवें और तो मुझे यह एहसास करा पावें कि बाबा के अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे अंतर्मन से प्रेम करने की इच्छा रखता है। मुझे पूरी आशा थी कि बाबा का ये बेटा मेरी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरेगा। जब जब बाबा लंबे समय के लिए माधोपुर के घर से बाहर गए हैं, तब तब मेरे लिए यहाँ पर भावनाओं का एक बियाबान सा फैल जाता है। अपनी सारी धार्मिकता के बावजूद दादी की मेरे प्रति उदासीनता तो इस बियाबान का महज एक कोना भर है। अब आप ही सोचिए, घर में रखने और तथाकथित रूप से पालतू बनाने के नाम पर मुझे अपनी प्रजाति से अलग कर दिया गया। मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा। मुझे भी तो आखिरकार मन होता है कि बाबा के अलावा मेरा कुनबा हो जो मुझे अपने में लिपटा कर रखे, जिसके बीच होकर मुझे जीवन की कोमल भावनाओं का एहसास हो पाए और जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट पाऊँ। बाबा की अनुपस्थिति में जिस प्रकार का खालीपन और अकेलापन मुझे झेलना पड़ता है, वह न झेलना पड़े। दिस इज़ अ डॉग स्टोरी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। 2 सप्ताह की छुट्टियों में टीपू अपने माँ बाप से मिलने माधोपुर आए। उनके घर में प्रवेश करते ही लगा जैसे उमंग और ऊर्जा की एक लहर सी मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं तो उछल पड़ी और टीपू के शरीर पर कूदने के लिए बेताब हो गई। आशातीत तौर पर उन्होंने मुझे झुककर गले लगाने का प्रयास किया, मेरी पीठ को सहलाने की कोशिश की। मैं तो इतनी अधिक आनंदित और आह्लादित हो गई कि मैंने अपना संयम खो दिया। आह्लाद में मंद क्रंदन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उछलकर टीपू के मुंह को भी चाट लेने का प्रयास किया मैंने। लेकिन मेरी इन सारी हरकतों से टीपू थोड़ा भी अप्रसन्न होते नहीं दिखे। दादी ये सब देख रही थी और उन्हें मेरी हरकतें ज़रा भी रास नहीं आ रही थी। थोड़ा चिढ़ भी रही थी दादी। बाबा उल्टे प्रसन्न हो रहे थे। उनके लिए तो यह एक तरीके से तस्दीक था उनके इस विश्वास का कि उनकी तरह ही उनके बेटे से भी मुझे प्यार मिलने की संभावना प्रबल थी। उस दिन, जिस दिन टीपू माधोपुर आए थे, मुझे इतना प्यार और दुलार मिला जितना मुझे अब तक कभी नहीं मिला। I'm very sorry. So emotional for me. इस दुलार के प्रवाह में मैं भी बहक गई और रात के वक्त मैंने निर्णय किया कि बाबा के ऊपर वाले कमरे के बजाय नीचे टीपू के कमरे में ही सोऊंगी। मैंने बाबा को ठेंगा दिखा दिया और नीचे आकर टीपू के पलंग के नीचे अपना आसन जमा लिया। बाबा ने थोड़ी कोशिश भी की मुझे अपने साथ ऊपर के कमरे में ले जाने की, लेकिन मैंने धीमे धीमे गुर्रा कर अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया। बाबा मनोवैज्ञानिक थे, समझ गए कि अभी बच्चा एकदम मूड में नहीं है उनकी बात सुनने के। विद्रोह की संभावना प्रबल हो सकती है। वे चुपचाप मुझे वहाँ छोड़कर ऊपर चले गए। शायद ये पहली रात थी जब बाबा के घर में रहते मैंने उनसे अलग रात बिताई थी।
बाबा को थोड़ा ख़राब तो ज़रूर लगा होगा मेरी बेवफाई के इस कृत्य को देखकर, लेकिन शायद थोड़ा अच्छा भी लगा होगा, खासकर मेरी तरफ से सोचकर कि मेरे जीवन में थोड़ी विविधता आ रही है। मैं मात्र उन्हीं पर निर्भर नहीं रहूँगी भावनाओं के आश्रय के लिए। बेशक दादी को तो कतई अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सब घटनाक्रम, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी तीपू से कुछ भी इस बारे में कहने की। दादी को डर लगता था तीपू की उबाल पर आ जाने वाली अवस्था से। पहले बूजो और बाद में मार्ग के साथ उनके लगाव और प्यार को उन्होंने देखा था। ये बूजो और मार्ग अलग अलग कुत्ते हैं, इसलिए दादी जानती थीं कि तीपू के श्वान प्रेम की किसी हरकत पर प्रश्न खड़ा करना उनके क्रोध को निमंत्रण देना जैसा था। मैंने सुन रखा था कि तीपू जब भी गांव आते थे तो सुबह या शाम या कभी कभी दोनों वक्त लंबा टहलने के लिए निकलते थे। इस क्रम में वे कभी कभी अगल बगल के गांवों का भी चक्कर लगाते थे। गांव के 2 या 3 उनके प्रिय चचेरे भाई लोग या कुछ अन्य लोग भी उनके साथ होते थे। तीपू के मॉर्निंग वॉक का एक जोड़ा जूता बराबर माधोपुर में रखा रहता था। वे जैसे ही सुबह में जूता पहनकर तैयार हुए, मैं उनके बगल में आकर खड़ी हो गई और आनंद का मंद क्रंदन करना शुरू कर दी। तीपू ने मेरा इरादा समझ लिया और उन्होंने मेरे गले में पट्टा डाल दिया। बाबा ने उन्हें बता दिया कि मुझे बांध कर ले चलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बातों को, कमांड को भली भांति समझती थी और अक्षरशः पालन करती थी। फिर क्या था, मैं निकल पड़ी अपने नए हमदम के साथ खुली हवा में विचरण के लिए। जरा भी इधर उधर नहीं जा रही थी मैं। मुझे इस बात का ध्यान था कि मेरी हरकतों से उन्हें जरा भी चिढ़ न हो, उन्हें लगे कि बाबा ने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी है। टहलने के दौरान तीपू कई लोगों के दरवाजे पर रुकते थे प्रणाम पाती के लिए और कभी कभी थोड़ा गपशप के लिए भी। मेरी विशाल काया को देख बच्चे रास्ता से भाग लेते थे, किंतु बड़े लोगों को मालूम था कि बिना किसी के उकसावे के मैं कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी। इलाके में मेरा नाम था, ठीक वैसे ही जैसा 3 दशक पहले बाबा की प्रिय कुतिया लेडी का नाम था। ये आप पढ़ेंगे उपन्यास तो शुरू में आपको पता चलेगा। तकरीबन 1-1.5 घंटे के इस आनंददायी विचरण के बाद हम घर लौटे और तब फिर तीपू ने अपनी देखरेख में मेरा नाश्ता करवाया। मुझे इस बात से बहुत आनंद आ रहा था कि दादी को तीपू जो भी बोलते थे करने के लिए वो बिना चूं चक किए हुए कर रही थी। इसके बाद तीपू घर में जहाँ होते थे मैं वहाँ होती थी 24 घंटे। माधोपुर के घर का बाहरी कमरा, जो एक तरह से ड्राइंग रूम था, ही वह जगह थी जहाँ तीपू दिन का ज़्यादा समय कुछ पढ़ते हुए या फिर लोगों से मिलते हुए बिताते थे। कमरा हॉल नुमा था, काफ़ी बड़ा, और एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल भी था वहाँ, जिस पर बैठकर परिवार के लोग भोजन करते थे और भोजन के बाद लंबी गपशप। मैं लगातार यहाँ बैठी रहती थी। बाबा के प्रति मेरी उपेक्षा का भाव तो जरूर उन्हें सुहाता नहीं रहा होगा, लेकिन बेचारे करते भी क्या। आप अपने बेटे से प्रतिस्पर्धा का भाव तो नहीं रख सकते थे मुझसे प्यार और दुलार के मामले में। सो दिस इज व्हाट डू यू कॉल दिस? Isn't this a love story? I mean, a dog's love for a human being, or at least wanting to be loved by human beings. What breed was this dog? She was a lab. इनफैक्ट इसके आगे की कहानी यही है कि जब टीपू चले जाते हैं तब लौरा किस तरह से दुखी होती है और वो उस कमरे से उनके बिस्तर के नीचे बैठी घुसी रहती है और बाहर नहीं निकलती। कितना भी बुलाने के बाद वो बाहर नहीं आई। बड़ी मुश्किल से वो उसको इंतज़ार रहता है कि टीपू फिर वापस आएंगे और फिर शायद वो मुझे अपने संग वापस ले जाएं। तो इस कहानी, इस उपन्यास की जो कथानक है वो हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप इसको खुद पढ़ें और बस इतना ही कहेंगे कि उपन्यास 3 पीढ़ियों की कहानी है। बदलते इतिहास, बदलते रिश्तों और बदलते समय की कहानी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इससे पढ़ेंगे तो आपके भी दिल को ये छुएगी, क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। तो आगे बढ़ें और वी लाइक टू टॉक अबाउट योर टाइम इन FTII। थोड़ा सा अपने स्टार स्टूडेंट्स के बारे में बता दीजिए। सो ओके, हाँ
एक्टिंग का कोर्स आपने शुरू करवाया है वहाँ पे, स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स शुरू करवाया है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अरे प्लीज, यू मेड सच अ बिग डिफरेंस देयर, तो वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, वरना कैसे पता चलेगा हम लोग को। या दोबारा एक्टिंग का कोई और In 2003, I joined there. I was told when I joined there that for two years in succession, there had been no admission there in the Film Institute. And when I joined, the current course was about to pass out. And their tenure had gotten over 1 year earlier, but they hadn't finished their diploma work and all that. And 2 years, there was zero admission, and a new batch had joined. So, वो पुराने जो वहाँ के एलुमनाई थे जो बम्बई में काम करते थे, उन लोगों का एक फेस्टिवल था जब मैं गया था उस वक्त, फेस्टिवल होने वाला था। तो उसी फेस्टिवल के दौरान लोगों से बातचीत हुई बहुत। वहाँ पे ये इस बात पर बहुत आश्चर्य किया जा रहा था कि आखिर जो प्रीमियर फिल्म इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान का, वहाँ पे एक्टिंग कोर्स क्यों नहीं चलता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नो film school worth its name in the world runs an acting course. Yes, film schools don't run acting courses. But इंडिया में ऐसा ट्रेडिशन बन गया कि भाई उसी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से क्या कहते हैं, जया बच्चन और शबाना आज़मी से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा और पता नहीं कौन कौन लोग सब उभर करके आए। तो यहाँ पे ये मान्यता बन गई कि नहीं, फिल्म इंस्टीट्यूट में, फिल्म स्कूल में एक्टिंग का कोर्स होना चाहिए। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि एक्टिंग कोर्स फिर से शुरू किया जाना चाहिए। और ये बंद जो किया गया उसकी भी एक अलग कहानी है। बंद भी किया गया, फिल्म इंस्टीट्यूट में स्ट्राइक हुई। और स्ट्राइक क्यों हुई? क्योंकि एक्टिंग, ये डायरेक्शन कोर्स वाले लोग डिप्लोमा फिल्म बनाते थे और उस डिप्लोमा फिल्म में एक्टिंग कोर्स के लोग एक्ट करते थे। तो डायरेक्टर लोगों ने एक बात कही कि भाई ऐसा है कि वी आर डायरेक्टर्स, we should be free to choose our actors from anywhere or wherever we want to. तो जब ये बात सुनने में आई तो इनकी जो पूरी टीम थी, नसीरुद्दीन शाह और उनके साथ और जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि डैम इट, वी विल ऑल्सो नॉट एक्ट इन देयर डिप्लोमा फिल्म। अब दोनों तरफ से वो क्या कहते हैं, तनातनी शुरू हो गई। उसी में फिर स्ट्राइक हुआ। तो जैसा कि सरकारी महकमे में होता है, हुआ कि भाई एक कमेटी बिठा दी जाए, वो कमेटी एग्जामिन करेगी बातों को और अपना रिकमेंडेशन देगी। तो उन्होंने नौमन तेल हुआ, अनुराधा नाची। वो कमेटी ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, उसके रिपोर्ट भी कहीं नहीं आए और 28 वर्षों तक ये एक्टिंग कोर्स बंद रहा। तो व्हेन आई जॉइंड, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस आई टुक एंड आई गॉट इट ratified by the governing council was to restart the acting course. And I must admit that all these people like Nasiruddin Shah and Shabana and Jaya Bachchan, they all sort of, really helped out with, it's not very easy to start an acting course, not at all easy. And people might talk big when they don't have to actually do it. But when you actually ask them to come and teach, then they will say, oh, I have this shoot and I have that shoot and this and that. So, putting things together, it took me about 7-8 months, but we got it started. And as I told you, I'm very proud of the fact that some of the best actors of current Indian cinema, current Bollywood cinema are Film Institute, FTII graduates. Who are they? Huh? Who are they? Rajkumar Rao, Oh, yes. Jaideep Pehlawat, Yes. दिव्येंदु शर्मा, सनी हिंदुजा। आप कितनों का नाम गिनाऊंगा मैं? नहीं, बस इतने। आपकी इतनी अच्छी मेमोरीज हैं वहाँ की, यू हैव सो मच अनुभव है आपका, आपने सोचा नहीं इसको कंपाइलिंग इनटू अ बुक, अनदर बुक? No, let me tell you something more interesting than this. This is actually my first published work.
but my first draft of another book, which is centered on my work in the Film Institute, which is on Indian cinema and my memories of the Film Institute. You know, this damned publisher, you know, he set some 17 clauses. The editor put some 17 clauses onto that. And he said, ये कर दीजिए इसमें. तो हमने कहा ठीक है हम कर देंगे. Unfortunately, at that time, I had already planned for a long trip to Siberia with 3-4 of my friends. And it was a really long trip, you know, about 3 weeks in Siberia. When I came back, I was saddled with 2 extra charges in my state government. फिर वो नौमन तेल हुआ नहीं, राधा विनाची नहीं, वो अभी भी रखा हुआ है. दैट पब्लिशर स्टिल गेट्स ऑन टू माई बैक एंड ही सेज उसको प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिए. हमने कहा ठीक है, वो जब होगा समय मिलेगा बढ़िया से तब उसको मैं करूँगा. बिकॉज यू नो देयर इज़ अ लॉट दैट आई यू नो एस्पायर टू गेट आउट ऑफ दैट बुक. तो वो है, I will write it out, but that's in English. Incidentally, the English translation of Madhupur is also coming. It's being translated by one of the best translators, I think, that India has, you know, Arnav Sinha. So hopefully a lot of my friends who can't read Hindi will get to get a peek into what life is like in this part of the country. And at this point, I must tell you, Sujata ji, Tripurari ji's wife, is an incredible writer. She is amazing. बहुत उन्होंने लिखा है और IIC दिल्ली में उनके हर महीने शायद इवेंट्स होते हैं, वो आप त्रिपुरारी जी के फेसबुक वॉल पे जाके आप पढ़ सकते हैं. She does a program every month, a conversation in IIC. Yeah, absolutely. So now, if from the audience, if you'd like to ask anything, आप में से कोई कुछ पूछना चाहेगा? Anyone? त्रिपुरारी जी से प्रश्न पूछते हुए एक अजीब- अलग अनुभूति हो रही है. अजीब लग रहा है. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. एक अलग एकदम मन अनुभूति से हो रही पूछिए, है. मन से पूछिए. हाँ, मनी से पूछ रहे हैं, क्योंकि शायद यहाँ कुछ लोगों को पता हो, लेकिन हम भी इन्हीं के बैचमेट हैं, तो इसलिए शायद ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हो रहा है कि अपने बैचमेट, वो भी इतने बड़े साहित्यकार, से कुछ छोटी सी चीज़ पूछने की हिम्मत कर रहे हैं. अरे बाप रे बाप. अभी आपने जब कहा तो मैं सोचने लगी कि वाकई में हम बड़े खुशकिस्मत थे, हमारी पीढ़ी, कि हमने प्रेमचंद जी को भी पढ़ा और थॉमस हार्डी के भी नॉवेल्स खूब पढ़े. एक चीज़ जो मुझे चिंता जिसकी लगती है, और आपकी भी जानकारी में, मतलब आगे कैसे साहित्य कैसे जिंदा रहेगा, आपका मूल प्रश्न यही है हाँ, ना? मूल प्रश्न यही है कि कि जब साहित्य बच्चे कैसे पढ़ जिंदा नहीं रहे, हाँ. तो फिर, या बच्चे कहानी की किताब नहीं पढ़ रहे, या उनकी रुचि नहीं है, या माँ बाप का भी उस दिशा में रुझान नहीं है. क्योंकि पहले तो हम लोग सब अपने बाबा दादी नानी सभी लोग घर में कहानी किससे सुनाते थे, जिसकी हम सबको स्मृतियाँ. देखिए, एक स्तर पे आपका जो प्रश्न है वो मुझे तबाह करता है ज़रूर, लेकिन एक दूसरे स्तर पे मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स, whether it is Oppenheimer's atom bomb or it is the Israel-Palestine problem. We have created them, we will sort it out. And otherwise we'll be dismissed by them, we will be gorged by them. तो असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि you know every new development presents two aspects of its story. One is, of course, a very favorable, very positive aspect, and in typical structuralist terms, you know, there is also its binary alongside, which is not a very favorable thing for the human beings. So, in today's world, what has actually happened is that a lot of the human mind is consumed by the visual medium, the audio-visual medium. That has taken away the essence of human inclination. So that is impacting our creativity in a big way.
not just because, after all, that is also a creative medium, not because of that, but because of what I call the pathology of excessive choice. हमको तय करना है कि इस किताब, उस किताब, 3 किताब में से किसी एक को मुझे पढ़ना है, ये मेरे पास विकल्प है, सीमित विकल्प है, तो मैं थोड़ा बहुत समय लगा के, अपना दिमाग लगा के पेज वगैरह उल्टाऊंगा, देखूंगा और मैं तय करूंगा मुझे ये किताब पढ़नी है। आप मुझे मेरे सामने में 25 किताबें रख दीजिए और कहिए कि इसमें से एक किताब पढ़िए, तो कितना वो कष्टकर और कितना पीड़ादायक हो जाता है। So that is what is called the pathology of excessive choice. Your rational faculties just give way to irrational decisions. That is what is happening in the world of the audio-visual medium. Social media is just one aspect of it. Today, yesterday मंजुल जी हमारे मित्र हैं, हम लोग बैठे हुए, कल हम लोग शाम को वॉक कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा, we were doing a walk around the Lohia Park and suddenly we came near one film hall and I said, एक film देखनी. 4 years I haven't seen a film in a cinema hall, because that is a conscious effort. You find time, you prepare your mind to go and devote that bit of time to a particular creative work. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था पहले के ज़माने में जब आप फिल्म देखने जाते थे। तो हम लोग यहाँ पहुँचे, क्या कहते हैं, आइनॉक्स पे हमने कहा मंजू जी यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। गए हम लोग खिड़की पे, अरे भाई वो चल रही है 3 of Us चल रही। 3 of Us भी मेरे चेले की फिल्म है, जयदीप पहलावत उसमें है, तो आई वॉज वेरी कीन टू सी दैट। बोला कि ना 3 of Us तो नहीं चल रही है, 12th फेल चल रही है। तो मैं तो जान रहा था कि 12th फेल विनोद चोपड़ा की फिल्म है और मैं देखना चाहता था। मैंने कहा यार कितने बजे शो? बोला 8:30 बजे, 8:25 बज रहा था। मैंने कहा दे दो टिकट। I was so drawn to this whole idea of watching the film in a hall, because it is such a dramatically different experience from, sitting moronically in your drawing room and watching one after the other, different films on your OTT platform. And on the OTT platform also, I never just go and see any film. I will read about it. I have to inevitably read its reviews and then only go onto the OTT platform, because there is so much there now on OTT platform that you cannot make a rational decision. तो ये जो आपने कहा नई पीढ़ी जो नहीं पढ़ती है, इसमें अब एक ही है पेरेंटल, I won't use the word guidance, but parental, what would I say? Guidance is not a word that I would approve of, because sometimes guidance can be revolted against. तो वो कुछ करना होगा, reorient करना होगा. You will have to orient your children towards literature, and it is not something which is going to be very easy. And if we are not able to do that, then we'll have to cope up with a new generation of lumpens. What else? I mean, somebody who is not culturally somebody in whom literature, culture, and the finer aspects of life have not been ingrained, I call him a lumpen. So we'll have to contend with a society of lumpens. Of course, you have the choice to decline or respond, in which case I will ask you another question. So, this is about your work. There's a general perception that there is a conflict between bureaucrats and politicians. Have you ever experienced it, and if yes, how did you deal with it? I'm saying this basis my, following you on internet. Mm-hmm. Following me on internet? जब आपका ये तय हुआ था कार्यक्रम, तो हमने आपके बारे में पढ़ा था, और तो उसमें अखबार में ये लिखा हुआ था कि नहीं क्या कहते हैं, परवाह नहीं करते हैं किसी की, ये लिखा हुआ है। ऐसा ही कुछ था। अब सर आप प्लीज गाइड कीजिए, मैं इसका क्या जवाब दूं? You have to make a choice in your life, either to live life on your own terms or to just drift.
I made a choice to live life on my own terms. I've had to pay very heavily for it. People from outside might think that I've lived a very rosy life. Yeah, I have, in many ways I have. But you know, it's not easy. You have, matlab, with just 6 years of service, I've had a massive fight with my then chief minister, which was reported in the national press. अब मैंने जो मैं नहीं करता था वो भी report हो जाता था. But then I've had to pay a price for it, whatever it was. But I don't care now. I think, you know, as I said, you have to make a choice. I mean, it's a very conscious decision you have to take, and sometimes it can be a very tough decision, very tough decision. So I also don't, agree with this contention of many people that there is an innate, essential conflict between politicians and bureaucrats. I have handled some wily politicians in my life, really wily politicians, जो साले मेरे चेले बन के रहे. Literally मैं बता रहा हूँ. But you have to know that trick. You have to know that trick, and you have to be absolutely clean. There cannot be any compromise, because the moment you give इतनी छोटी सी फांक अगर दे दी रोशनी आने की, तो आपके पूरे इसको वो बर्बाद कर देगा. अगर आप, if you are clean yourself, then you can take all kinds of liberties, and I have taken all kinds of liberties. मारा नहीं है किसी को, ये इतना ही रहा, वरना बाकी सब कुछ मैंने कहा किया. Wonderful. We need more like you. एक सवाल मुझे और पूछना है आपकी किताब के बारे में. जी. ये जब कॉन्वर्सेशन दीपा बात कर रही थी तो हम इनसे पूछ रहे थे, क्योंकि हमने तो पढ़ी नहीं थी किताब. तो इसमें आपने लिखा है कि परिवार तितर बितर हो जाता है एक ज़माने के बाद में. तो ये जो कुछ तो काम की वजह से लोग चले जाते हैं, कुछ लोग क्योंकि बड़ा परिवार हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, इसलिए चले जाते हैं. तो यही समस्या उत्तर प्रदेश में भी है, जिसे हम लोग स्पेशली लखनऊ में ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, कि हमारे बच्चे 12th के बाद बाहर ही चले जाते हैं. तो क्या तो लिखा है, इसमें तो पूरा एक चैप्टर है. चैप्टर मतलब कई सारे पेज हैं. ये एक बहुत दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, स्पेशली नॉर्थ इंडियन सोसाइटी. और मैंने बात नहीं, वो चर्चा नहीं की उस वक्त जब पूछ रही थी प्रश्न मुझसे. तो one of the triggers of writing this book, the social trigger, was also my walks across the landscape of several villages in this part of the country, North India. आप चले जाइए घूमने के लिए गांव में, कई सारे घर मिलेंगे आपको, कई सारे घर, अच्छे बने हुए पुराने घर, मतलब अच्छे बने मतलब नॉट पैलेसेस और एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, बट मिडिल क्लास हाउसेस, है ना, ताला लगा हुआ है. You stand there, you look at that house, and you imagine a personality to that house, and imagine that house must have had its own history, then you begin to feel sad about that house, and then you begin to, if you are a creative person, then you begin to feel the need to understand, to know, to get into its history, why it has happened, and why it happens across several homes in a village or across several homes in a society. When you start asking that question, then a certain pattern emerges. And that pattern, essentially, if it has to be wrapped up in a more concise way, then that pattern is the pattern of underdevelopment. Underdevelopment, because it is because of our underdevelopment, the underdevelopment in our societies, that our people go across to Mumbai, to Chennai, to Goa. I was with my father, during the film festival in Goa, during my film institute days. हम किसी एक अपने पिताजी के साथ किसी रिसोर्ट में ठहरे हुए थे, गोवा के रिसोर्ट में. वो गोवा के उस रिसोर्ट का रहना, I'm talking about 2004. वहाँ पे दरबान कहाँ, मेरे गांव के बगल का था, बताइए.
अब उसको मेरे गांव से गोवा जाने की ज़रूरत पड़ी दरबानी की नौकरी करने के लिए. So this is the tragedy of, uneven development within a nation. What is migration? Why does migration take place? There are two kinds of migration. One is the migration of the elites, which will keep happening all across history. It has happened all across history and will keep happening. Boys and girls from your family would always like to go to the US and study there, despite however wealthy you may be or the best of opportunities that they may get in India. But I'm not talking about that. I'm talking about the essential migration that takes place. In logical demographic terms, we call that push migration, not pull, but push migration. तो वो तो त्रासदी है हमारे समाज की, and that is one of the triggers for writing this book. Madhavpur, incidentally, is not the name of any real village. There are many Madhavpurs in Bihar. Madhavpur, the word, कहीं पे लिखा हुआ, अभी खोज करके मैं बता दूंगा आपको. Madhavpur is ये रूपक है, is a metaphor. Is a metaphor for several such villages across the landscape of our country, especially this part of the country where we live, where you live, where I live, where Deepa lives, or whatever, तो वो है. Thank you. Mr. Sharan, this is about your novel itself. You just spoke about metaphors, so that also has triggered out this question. The question is that have you ever, had at the back of your mind humanizing your protagonist? जी? Humanizing your protagonist, who's a dog, Uh-huh. personifying the dog or humanizing and lending her, in this case, some kind of feminist consciousness or feminist perspectives to her thoughts or what she says. It is totally from a feminist perspective. The name of the dog, Laura, itself is a feminist stance. Oh, so it's perfectly. Yes, understood. it is. The entire Yeah, what I read out to you as, It is- a segment of, or a fragment, I would say, not a segment, but a fragment of a story. That love story is from a feminist perspective. It's totally, हाँ, उसको पढ़िए आप थोड़ा सा, उसको डिकंस्ट्रक्ट करके पढ़िए. हाँ, पहले पढ़िए ना, फिर आप बोलिएगा तो हम फिर लखनऊ आ जाएंगे आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. Another thing, is it purely an एंड देन दादी का जो कैरेक्टर है, दादी का कैरेक्टर वो उसको आप जब डिकंस्ट्रक्ट करेंगी, इन हर ओन टाइम, इन द यंगर डेज, in her younger days, she had to bear with some of the excesses of her husband. But when the time came, when the children had grown up, when she thought she was more independent and she could take independent decisions and she could have the luxury of having her children, behind her, then she started, taking her own stance against her husband. तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव तो वो भी है ना कि जब समय आए तो विरोध, प्रतिरोध का तो समय भी तय करना होता है ना. प्रतिरोध, इट कैनॉट बी इनडिस्क्रिमिनेट. Your protest cannot be indiscriminate at any point of time, at any instance. It cannot be that. And if you are a human being, an intelligent human being, then you will choose your words and your stance, both. Because Laura herself feels marginalized and, Eh? Laura the dog herself. उसमें बोलिए ना, जरा माइक में बोलिए. She herself feels marginalized the way she says they ignored me or they didn't look at me. So that also is a feminist stance. नहीं समझा मैं. लोरा को मार्जिनलाइज कर दिया. Because she feels they are not coming to me, Dadi is not looking at me, ignoring me. दादी ना, हाँ, तो वो तो it's an interplay. It's an interplay of emotions. It is a power play in amongst these three characters, Dadi, Baba, and Laura. So Laura thinks that Baba sides with her all the time, which is probably My essential question was, Huh. is Laura here the symbol of a dog itself, or is she representing a woman in the Indian society? That was either which way you can take it. Either which way. Yeah. Would this be an autobiographical novel, or does it have elements of imagination with regard to? No, how can it be autobiographical No, in I this don't context? mean this character, Huh. the general novel you said.
that it has. If you have the capability, अगर आप उस तरीके से पर काया प्रवेश कर सकती हैं तो आप लिखिए, ऑटोबायोग्राफी लिखिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ imaginary characters भी हैं आपके उसमें कि सब life experiences के हैं. अब वो तो it has to be a mix, the way you want to build it up, you know. Authenticity रहनी चाहिए. More important thing is there should be integrity and authenticity about your character, you know. सरप्राइजिंगली हम भी वही बात, ये नहीं एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन आपने जो पढ़ा था अपने उपन्यास का, उसमें बोलिए ना मैम. हाँ, जितना हिस्सा उपन्यास का पढ़ा था उसी से यही बात हम करना चाहते थे कि प्राणी मनोविज्ञान, जैसे आपने कहा ना कि लौरा जो है वो बेटा जो दीपू आता है उसका प्रेम भी चाहती, केवल बाबा का नहीं, तो ये मनुष्य का मैंने ह्यूमन बीइंग का भी मनोविज्ञान बहुत कुछ ऐसा ही होता है. तो हम यही बस बात करना चाहते थे कि उससे यही निष्कर्ष निकलता है ना कि प्राणी कोई भी हो, श्वान हो, मनुष्य हो, लेकिन प्रेम की आकांक्षा उसकी जो है बहुत सारे स्रोतों से होती है. हाँ, ये एक एकदम नटशेल में आपने यही बात कही, एकदम सही जगह आपने पकड़ा है उसको. धन्यवाद. किताब की तरफ वापस आते हुए एक दो बातें मेरी तरफ से भी. जब ये किताब प्रकाशित हुई तभी मैंने ऑनलाइन मंगा के उसको पढ़ना शुरू किया, और चूँकि मैं भी बिहार से ही बिलोंग करती हूँ तो बहुत कुछ करीबी महसूस हुआ सारा कुछ. बताना नहीं चाहेंगी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मेरी साली लगती है. वो मैं इसलिए नहीं बोल रही थी कि लोगों को यह ना लगे कि मैं आपकी तारीफ करी क्योंकि आप मेरे जीजा जी हैं. इट्स नॉट दैट. एक्चुअली दो बातें जो बहुत ज़्यादा महसूस किया स्ट्रांगली. एक जो आपने बताया कि सौरभ शुक्ला ने भी बोला कि कभी भी शुरू करो और कभी भी ख़त्म करो. तो जैसे आपके परिवार में कुछ लोग आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, वो चले जाते हैं, तो आप फिर बाद में दैट इज़ वन चैप्टर ओवर, बट आपके अंदर वो चलता रहता है. इस किताब के साथ भी ऐसा ही है. मैंने भी इसे थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ा है क्योंकि घर में आपको मालूम है बहुत वक्त नहीं होता है. तो जब रात में एक एक चैप्टर पढ़ती थी तो दूसरे दिन भर आदमी उस माहौल में, उन गलियों में, उन लोगों के साथ घूमता रहता है. तो इसलिए जब आप वापस अगर कभी भी पढ़ने के लिए उसको जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता कि बीच में कोई नाता टूटा है. द थ्रेड्स कहीं भी टूटते नहीं, आप वापस इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाते हो. तो ये उस किताब की बहुत बड़ी खासियत है और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी क्योंकि और लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है और अभी आपने किताबों को वितरित किया है तो उसको पढ़ के. और चूँकि बहुत गाँव का हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनके भी गांव के घर में ताला लगा हुआ है. नॉट दैट. सिवान जो घर है, जो मेरा पंकज के घर में नहीं लगा है, वो आपके घर में तो लगा हुआ है. आपके घर का तो अब पता भी नहीं है. अच्छा, वही. तो अब जो घर है वो सारा कुछ बिल्कुल माहौल वैसा ही बिल्डअप हो जाता है क्योंकि वो देन यू फील वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर रीडिंग. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए. ऑफ थैंक्स प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन लखनऊ की ओर से मैं कनक रेखा चौहान आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ. खासकर हमारे अतिथि श्री त्रिपुरारी शरण जी और उनसे रोचक बातचीत करती हमारी दीपा मिश्रा. एहसास हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताजमहल लखनऊ, सहयोगी लखनऊ एक्सप्रेशन सोसाइटी और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का भी आभार प्रकट करते हैं. अब मैं रूना दीदी पद्मश्री सुश्री रूना बैनर्जी से अनुरोध करूंगी कि वो आप आए और हमारे अतिथि श्री त्रिपुरारी शरण जी का अभिनंदन इस राजस्थानी लहरिया उत्तरीय से करें. मिस रूना बैनर्जी. आप लोगों का वैसे पहचानने का आपसे बेहतर कौन है हमारे लखनऊ की आसपास
जरा तेनू जो भी चाहिदा तेरे पैरां दे है थल्ले पिया सोचता जरा उसे तरह हो दुनिया होवे जिस तरह दिल तेरा Let's celebrate the joy